सबसे पहले मैं भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने ऊंच नीच पर आधारित, छुआछूत पर आधारित, असमानता पर आधारित, विषमता पर आधारित व्यवस्था को खत्म करके भारत को ऐसा संविधान दिया जिसने सबको इंसानियत का दर्जा देने के साथ साथ आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। आज सरकारें आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही हैं, लेकिन मैं ये आजादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाऊं? आजादी तो छीनती हुई दिख रही है। आजादी बची कहां है? सच बोल देते हैं तो जेल में डाल दिए जाते हैं। जाति और धर्म पूछ के मारने वालों को माला पहनाई जा रही है। जो लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का स्वागत हो रहा है। और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, जो देश को जोड़ के रखना चाहते हैं, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मुकदमा बनाकर जेल में डाला जाता है। तो भारत बचेगा कैसे? हमारे अंदर सुनने की ताकत नहीं बची, सबको भागने की लगी है। भाग जाओ, चले जाओ जिसे जाना है। देश नहीं बचेगा। हमारे साथी चेयरमैन साहब कम्युनल हार्मनी पे सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन कम्युनल हार्मनी बने कैसे? जो देश चला रहे हैं, जो देश में सत्ता में है, वो देश की हार्मनी बिगाड़ रहे हैं। देश को तोड़ने वाली ताकतें देश में, समाज में बंटवारा कर रही हैं। जो लोग जात पात में भरोसा करते हैं, ऊंच नीच में भरोसा करते हैं, जो जाति और धर्म पूछकर हत्या करते हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं, उस विषमतावादी जो ताकतें हैं, उनकी गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। और जो लोग देश बचाने की बात कर रहे हैं, जो कम्युनल हार्मनी बनाने की बात कर रहे हैं, जो देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, जो देश के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उनकी गाड़ी 20 की रफ्तार से चल रही है। क्या देश बचेगा? क्या 20 की रफ्तार से चलाने वाली गाड़ी का ड्राइवर 120 की रफ्तार से चलाने वाली ड्राइवर की गाड़ी को पीछे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी को गंभीरता से नहीं चला रहे। वो लोग एक घर में जाके लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम लोग मंचों पे भाषण दे रहे हैं। अब भाषण से काम चलने वाला नहीं है। जो हाल 1 साल पहले श्रीलंका के अंदर था, जो श्रीलंका के लोग राजपक्षे जी को भगवान की तरह पूज रहे थे, 45 पत्रकारों की वहां हत्या हुई, मीडिया उनका गुणगान कर रहा था, सरकार के विरोध में एक शब्द नहीं बोल रहा था। जो हाल 1 साल पहले श्रीलंका में था, वो हाल आज भारत में है। सवाल यह है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा? जिसकी सरकार देश के अंदर सत्ता में जो पार्टी है, अगर वही देश तोड़ने का संकल्प कर ले, वही नफरत फैलाने के काम को तेज कर दे, वही इंसान के अंदर भेद पैदा कर दे, तो देश को बचाएगा कौन? क्या संजय सिंह जैसे चंद साथी, हमारे जैसे, इमरान भाई जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे
कुछ लोग मिलकर बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि भाषण से नहीं बचेगा। एक एक घर जाके एक एक परिवार को, एक एक बच्चे को छोटी उम्र से अच्छाई और बुराई की जानकारी देनी होगी। उन्हें आभास कराना होगा गलत क्या है और सही क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। जब दुनिया में धर्म नहीं था, जब दुनिया में जाति नहीं थी, तब भी दुनिया में इंसान था। जब भारत में हड़प्पा संस्कृति फल फूल रही थी, 200 विकसित शहर थे, हमारे घरों में टॉयलेट होते थे, नाले ढके हुए होते थे, हर घर में कुएं होते थे। हम लोग उस विकसित सभ्यता के मालिक थे। जिन लोगों ने उस वक्त आके देश की उस सभ्यता को नष्ट किया, वही लोग आज देश के मालिक बने हैं। वही लोग देश में जहर पैदा कर रहे हैं। इस लड़ाई को आप तीर तलवार से नहीं लड़ सकते, इस लड़ाई को आप ताकत से नहीं लड़ सकते, इस लड़ाई को आप बंदूक से नहीं लड़ सकते। यह लड़ाई विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से हराया जा सकता है। वो लोग धर्म का इस्तेमाल करके देश को बेच रहे हैं, समाज चुप है। समाज को बोलना होगा। जिसको इंसानियत पसंद है उसको सामने सड़क पे आके बोलना होगा। जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिन पे झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाला जा रहा है, उनकी लड़ाई को हमें सड़क पर उतरकर संवैधानिक तरीके से लड़ना होगा। कुछ लोग न्याय की बात करने पर जेल चले जाएं और देश के ज्यादातर लोग चुप लगे रहे, क्या ऐसे देश बचेगा? कौन है वो लोग जो धर्म को खतरे में बताते हैं? भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा है। हर 50 किलोमीटर पे यहां भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। जहां सब धर्मों के लोग हमेशा मिलकर रहते आए हो, गुलाम वंश के टाइम पे, तुगलक वंश के टाइम पे, खिलजी वंश के टाइम पे, लोधी वंश के टाइम पे, मुगलों के टाइम पर, अंग्रेजों के टाइम पर, तब धर्म खतरे में नहीं था। आज धर्म खतरे में क्यों है और किसकी वजह से यह पहचानना होगा। एक्चुअली धर्म खतरे में नहीं है, भारत में इंसानियत खतरे में है। जिन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल करके देश की सत्ता को कब्जा लिया है, देश के संसाधनों को कब्जा लिया है, उनकी सत्ता खतरे में है। इसलिए वो धर्म को खतरे में बताकर लोगों को बेवकूफ बना रहे, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। अभी देश के लोग इतने कमजोर नहीं हैं कि आप अपनी मनमानी करते रहें, लोगों को डराते रहें, जेल में डालते रहें और आप कामयाब हो जाएंगे। हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे शब्दों को नोट कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। ऐसी ताकतों को किसी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन हमें मंच के प्रोग्राम की बजाय गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, देहात में जाना होगा। इस लड़ाई को बुद्धिमत्ता से, विवेक से, भावनाओं में बहकर नहीं, सोच विचार कर, तर्क बुद्धि से इस लड़ाई को जीतना होगा। गलती हमने इसलिए कर दी क्योंकि हमने अपने देश के संविधान को पढ़ा नहीं, ध्यान से समझा नहीं, अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ा नहीं, उसको समझा नहीं। शायद आपको पता ना हो, जब भारत आजाद होने वाला था, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे, तो इस बात पर चर्चा हुई, हम अंग्रेज जाने वाले हैं, सरकार को चुना जाएगा। सरकार को चुनने के लिए वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य यह चाहते थे कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं, केवल उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और कुछ संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि जो बड़े उद्योगपति, बड़े जमींदार और जो ग्रेजुएट हैं, केवल उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तब डॉक्टर बाबा साहेब असमंजस में पड़ गए।
उन्होंने सोचा कि जब धर्म शास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों को 3500 साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई हो, तो उन समाजों के बच्चे ग्रेजुएट कैसे होंगे? इसका मतलब उनको तो वोट का अधिकार मिलेगा नहीं। जब धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 90% लोगों को संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश हो, संपत्ति जोड़ने पर धार्मिक बंदिश हो, तो वो जमींदार कैसे बनते, वो इनकम टैक्स पेई कैसे बनते? अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे और आपके लिए संविधान सभा के सामने नहीं अड़ते, अपनी तर्क बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से अगर संविधान सभा के सदस्यों को इस बात को मानने के लिए मजबूर नहीं करते कि भारत में रहने वाले सभी लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी भाषा को बोलने वाले, मजदूर हो या किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा, अगर वो इस बात के लिए नहीं हटते और संविधान सभा के सदस्य की बात को मान लेते, तो देश में 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलता और जो 5% लोग सरकारों को चुनते, वो सरकार उन 5% लोगों के लिए काम करती, आपके लिए अच्छे स्कूल अस्पताल ना बनते, आपके विकास के काम नहीं होते, आपकी बस्तियों के अंदर कोई विकास नहीं हो पाता। कितनी मुश्किल से, अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिलाकर हमें इतना मजबूत हथियार दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। हमने क्या किया? हमने अपनी वोट की कीमत को समझा नहीं। शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में, 10-5 किलो अनाज में हमने अपने वोट को बेच दिया और देश तोड़ने वाले लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी। सत्ता सौंपते उन्होंने देश के सारे संसाधनों को बेचकर अपने दोस्तों को अमीर बना दिया, मालामाल बना दिया, देश के लोगों को कंगाल बना दिया, देश के एक-एक करके सारे उपक्रम प्राइवेटाइज कर दिए। रेलवेज बिक रहा है, इंश्योरेंस कंपनियां बिक रही है, बैंकिंग बिक रहा है, आईटीडीसी के होटल बिक रहे हैं, बाल को बिक दिया, नाल को बिक दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, सब कुछ बिक रहा है। यहां तक कि आपके बच्चों का भविष्य बिक रहा है, आपके बच्चों के मुंह से नवाले छीने जा रहे हैं। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अपनी वोट की कीमत को समझो, इस संविधान की वैल्यू को समझो। इस संविधान बचेगा तो आपके बच्चों का भविष्य बच सकता है। लेकिन अगर ये देश का संविधान खत्म हो गया और जो बीजेपी जिस संविधान को लागू करना चाहती है, फिर आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे, देश में कुछ बचेगा नहीं। वैसे तो वो सब कुछ बेच चुके हैं, कुछ बचा ज्यादा है नहीं, लेकिन जो बचा है मैं आपसे निवेदन करता हूं कम से कम उसे तो बचा लो, कम से कम अपने बच्चे का भविष्य का तो बचा लो, वरना देश खत्म हो जाएगा तो फिर तुम कहां रहोगे। बहुत ज्यादा बोलने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, मैं जानता हूं आप लंबे समय से बैठे हैं। मैं लेट क्यों आया? क्योंकि मेरे पहले से सुबह से लगता हूं रात को 11 बजे तक लगातार किसी कॉलोनी में, किसी बस्ती में, किसी घर पे, कभी अपने घर पे लगातार मीटिंग का दौर जारी है। लोगों के दिमाग में ये सच्चाई डालने की कोशिश कर रहा हूं, सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। कम से कम मैं अपने हिस्से की कोशिश तो करूं। हो सकता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और एक दिन 2024 आते आते इतनी बड़ी ताकत बना दे कि कम से कम इनको बहुत में फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। क्योंकि ये लड़ाई कुर्सी बचाने की नहीं है। हमारी मंत्री की कुर्सी कल जाती हो, आज चली जाए, कोई दुख नहीं होगा। हम बेरोजगार नहीं है, वकील है। सवाल देश को बचाने का है, सवाल अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का है, सवाल इंसानियत को बचाने की। इंसानियत बचेगी या नहीं बचेगी, देश बचेगा या नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलके इस लड़ाई में एकजुट होकर साथ चलिए। तो 2 लाइन गा के बात को खत्म करूंगा। गरी हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गरी हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ,
जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। गर हो सके तो अब कोई समा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई समा जलाइए। इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। अभी और है पर अब और नहीं, आपका बहुत टाइम हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे ध्यान से सुना। मैं चाहता हूँ केवल ध्यान से सुनना नहीं है, अच्छा लगे तो उस पर अमल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।